Go. आप देख रहे हैं न्यूज केंद्र। हेडलाइंस। 24 घंटे में भारत में 39,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आए। कुल अब तक 10.77 लाख लोग पीड़ित। एम्स पैनल ने दिया कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव नैदानिक परीक्षण का इशारा। लोगों में जगी उम्मीद। अगस्त फर्स्ट वीक में राम मंदिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। पीएम ने किया निमंत्रण। कोरोना वायरस के मामले में दुनिया का सर्वाधिक तीसरा देश बना भारत। महाराष्ट्र अब भी पहले नंबर पर। असम पर बाढ़ का कहर जारी। स्थिति नाजुक। मौत का आंकड़ा 100 से पार। लेह के दौरे पर गए राजनाथ सिंह। कहा, दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। केपी शर्मा ओली का भारत विरोधी वक्तव्यों के बाद नेपाल में सत्ता संघर्ष। अब समाचार विस्तार में। भारत के कोरोना वायरस ने आज सुबह 10.77 लाख मामलों को जन्म दिया, जो पिछले 24 घंटों में 38,902 नए रोगियों के पंजीकृत होने के बाद देश के सबसे बड़े एकल दिन के ताज़ा संक्रमण में कूद गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह यह कहा। पिछले 24 घंटों में अत्यधिक संक्रामक बीमारी से जुड़ी 543 मौतें हुई, जिनमें कोविड-19 की मौत की गिनती 26,816 हो गई। आज सुबह रिकवरी दर 62.86% थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत महामारी से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा देश हो गया। एम्स की आचार समिति ने शनिवार को स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार वैक्सीन के मानव नैदानिक परीक्षण के लिए अपनी अनुमति दी, जिसके बाद प्रीमियर अस्पताल में सोमवार से स्वस्थ स्वयंसेवकों को भर्ती करके अभ्यास शुरू करने की संभावना है। एम्स दिल्ली कोवैक्सीन के चरण 1 और 2 मानव परीक्षणों के संचालन के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा चयनित 12 साइटों में से एक है। चरण 1 में वैक्सीन का परीक्षण 375 स्वयंसेवकों पर किया जाएगा और इनमें से अधिकतम 100 एम्स के होंगे। एम्स की आचार समिति ने स्वदेशी तौर पर विकसित वैक्सीन के मानव नैदानिक परीक्षण को आज शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। स्वस्थ स्वयंसेवकों में कोई कॉमरेड स्थिति नहीं है और बिना कोविड-19 के इतिहास के, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम है, पात्र होंगे। एम्स में सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिकल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि यादृच्छिक डबल ब्लाइंड प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षण में भाग लेने के लिए हैं। अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक राय ने कहा, कुछ स्वयंसेवकों ने पहले ही परीक्षण के लिए पंजीकरण कर लिया है। हम व्यक्तियों की जांच शुरू करेंगे और टीकाकरण से पहले सोमवार से उनकी स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद से महामारी कोरोना वायरस से आतंकग्रस्त हो रहे भारतवासियों के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के लिए एक मंदिर के निर्माण की सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर स्थापित राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 अगस्त को अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, एक प्रवक्ता ने ऐसे कहा। शनिवार को अयोध्या में ट्रस्ट की पहली औपचारिक बैठक थी और सदस्यों ने मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए संभावित तिथि पर विचार विमर्श किया। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से ही मंदिर निर्माण में देरी होने की भी चर्चा की गई। पीएम मोदी ने 5 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पर ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास के प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने कहा कि हमने सितारों और ग्रहों की चालों के गणना के आधार पर प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए 2 शुभ तिथियों की चयन किया है। इनमें से 3 और 5 अगस्त का सुझाव दिया जा चुका है। बाढ़ के कारण असम में स्थिति नाजुक बनी हुई है और राज्य में इससे संबंधित कारणों से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रविवार को भी असम में बाढ़ संबंधी घटनाओं में 5 और व्यक्तियों की मौत हो गई तथा राज्य 28 जिलों में करीब 36 लाख लोग इसमें अब भी प्रभावित हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ जिलों में स्थिति में थोड़ी सुधार देखी गई है और बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या कम हुई है। सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार शाम तक इससे लगभग 40 लाख लोग प्रभावित थे, लेकिन यह संख्या घटकर शुक्रवार को सुबह 37 लाख रह गई। वहीं बाढ़ प्रभावित जिले अब 26 हैं, इसमें एक जिले की कमी आई है। पहले यह संख्या 27 थी। राज्य के 92 राजस्व क्षेत्र तथा 3201 गांव और क्षेत्र इस समय जलमग्न है। लगभग 50,000 विस्थापित लोग राज्य के 300 विभिन्न राहत शिविरों में रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत बल, राज्य आपदा राहत बल तथा स्थानीय प्रशासन ने कम से कम विभिन्न जगहों पर बाढ़ में फंसे कम से कम 181 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। उन्होंने चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के मद्देनजर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए लद्दाख का दौरा करते हुए यह बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद का बातचीत से समाधान की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। रक्षा मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत एवं चीन को सेनाओं के हटने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज लद्दाख पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। श्री सिंह ने पेंगांग झील की उत्तरी सीमा पर स्थित लुकुंग अग्रिम चौकी पर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों को संबोधित किया और सेना के T-90 टैंकों और BMP इन्फेंट्री युद्धक वाहनों के युद्धाभ्यास को भी देखा। श्री सिंह ने भारत एवं चीन के सेनाओं के बीच पेंगांग झील की फिंगर 4 को लेकर बने गतिरोध की जटिलता की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत से किस हद तक समाधान हो सकेगा मैं गारंटी नहीं ले सकता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि विश्व की कोई भी शक्ति हमारी 1 इंच भूमि भी नहीं ले सकती। यदि बातचीत से समाधान निकल आए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान सबसे ऊपर है और इसलिए इससे समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान ने ही देश को आज़ादी दिलाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत जारी है। नेपाल में आंतरिक सत्ता संघर्ष का असर भारत नेपाल संबंधों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली लगातार भारत पर हमलावर हैं। चीन के प्रभाव में आकर ओली अपने आका को खुश करने के लिए भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अपने देश के भीतर की समस्याओं एवं भ्रष्टाचार से जूझ रहे ओली पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की स्थायी समिति के अधिकांश सदस्य ओली को पद से हटाने के पक्ष में हैं। चीन की पहल पर नेपाल के दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों का विलय हुआ था। विलय के शर्त के अनुसार 2.5 साल ओली को प्रधानमंत्री के पद पर रहना था तथा 2.5 साल की अवधि के लिए पुष्पकमल दहाल उर्फ प्रचंड को प्रधानमंत्री पद मिलना था, लेकिन सत्ता की लालच ने ओली को इतना लालची बना दिया कि वे गद्दी को बचाने के लिए लगातार षड्यंत्र रचने में जुट गए।
ऐसी खबर है कि ओली का स्विस बैंक में 41 करोड़ रुपए जमा है। चीन लगातार ओली की वित्तीय मदद देकर अपने इशारे पर नचाने के लिए बाध्य कर रहा है। इस पूरे मामले में चीनी राजदूत की भूमिका सामने आ रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के वक्त ओली ने चीन के प्रति अपनी वफादारी को साबित करने के लिए सदियों पुराने भारत नेपाल संबंधों को तिलांजलि देते हुए भारत के कालापानी, लिपुलेख एवं लिपियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बता दिया। इसके लिए अपने देश के नक्शे में संशोधन कर नेपाली संसद से पारित भी करवा लिया। मामला यही तक नहीं रुका। ओली ने भारतीय कोरोना वायरस को चीन से ज्यादा खतरनाक बताया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ओली ने विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य श्री राम को नेपाली बता दिया तथा उनका जन्म स्थान अयोध्या की जगह नेपाल में बता दिया। ओली ने भारत के अयोध्या को नकली अयोध्या करार कर दिया। अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी से नेपाली जनता को वंचित करने के लिए ओली ने नेपाल में दूरदर्शन को छोड़ सभी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। कई जगहों पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्य को भी नेपाल में असली अयोध्या होने के दावे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली बुरी तरह आता है। ऐसा लगता है कि ओली ड्रैगन के प्रभाव में आकर भारत नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भूल गए हैं। पुराणों में उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। गौर करने लायक बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले नेपाल यात्रा के दौरान जनकपुर से अयोध्या के लिए विशेष बस सेवा प्रारंभ हुई थी, जिसके उद्घाटन के अवसर पर मोदी के साथ साथ नेपाली प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। उस वक्त ओली को अयोध्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेपाल की जनता ओली के खतरनाक इरादों से परिचित है। एक तरफ चीन नेपाल के हिस्से पर कब्जा करना चाह रहा है। हाल ही में नेपाल के एक सरकारी विभाग ने इस बारे में खुलासा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ओली चीन के प्रति धृतराष्ट्र की भूमिका में है। उनको चीन के द्वारा किया गया कोई भी काम गलत नहीं लगता है। ओली चाहे भारत पर जितना भी आरोप लगा ले, उनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है। प्रचंड के अलावा नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल एवं झालाराम खनाल भी ओली के तत्काल सत्ता से हटाने के पक्ष में है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के 45 में से 30 से ज्यादा सदस्य ओली के खिलाफ हैं। यही कारण है कि ओली बार बार स्थायी समिति की बैठक को स्थगित करा रहे हैं, लेकिन ओली के सत्ता से जाने का समय आ चुका है। भारत को इस पूरे मामले में सावधानी से कदम उठाना होगा ताकि चीन की साजिश सफल नहीं हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।